हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आवाज आ रही है दोस्तों? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम सबको, राम राम दोस्तों, राम राम। आवाज आ रही है ना? अक्षय भाई राम राम। आवाज आ रही है प्रॉपर? आवाज आ रही है ना? क्लियर दिखाई दे रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? अरे राकेश, एक बार बता तो सही मेरे भाई, आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है, सब कुछ ओके है ना? बफरिंग नहीं कर रहा ना? बफरिंग कर रहा है क्या? थैंक यू। कल क्लास नहीं हुई थी, आज बात करते हैं अपन दोस्तों, शुरू करते हैं अपने विश्व का भूगोल। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, एक क्लास ली थी मैंने इसकी, विश्व के भूगोल की 2 क्लास हो चुकी थी। और ये विश्व का भूगोल आप आरएस के लिए, पीएसआई के एग्ज़ाम के लिए, नेट के लिए और पटवार के लिए, रीट के लिए, अदर एग्ज़ाम के लिए, ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट, अदर एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, आज अपन जो पढ़ेंगे, आज जो पढ़ने वाले हैं मेरे मित्रों, आज बात करेंगे अपन दक्षिणी अमेरिका, वह उत्तरी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की अपन बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो लाडलों, सबसे पहले अपन बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका। इस दक्षिणी अमेरिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे? यहाँ की नदियाँ पढ़ेंगे, यहाँ के खनिज पढ़ेंगे, यहाँ की राजधानी पढ़ेंगे, किसकी राजधानी क्या है, यहाँ की स्थलाकृति पढ़ेंगे, यहाँ की स्थलाकृति पढ़ेंगे, यहाँ की झील पढ़ेंगे, मरुस्थल, खनिज, उद्योग, नहर, परिवहन, पर्वत, फटार, हवा, हवा का मतलब पवन, ये चीजें अपन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आप सेशन को शेयर भी कर दो, आप अपने ग्रुपों में सेशन को शेयर कर लें, फटाक से जोड़ लें।
जो सो रहे हैं उनको भी जगाने का काम करे। मैं अपना प्रोग्राम अपन शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका में सिस्टेमेटिक तरीके से चलेंगे। दक्षिणी अमेरिका, सबसे पहले अपन दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं लाडलों। और दक्षिणी अमेरिका की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो ध्यान रखना है, ये विश्व का पहला बिंदु, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। चौथा बड़ा महाद्वीप, पहली विशेषता, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है मित्रों, आपको ध्यान रखना है। और इसका दक्षिणी अमेरिका का आकार की बात करूं तो कैसा आकार है इसका? त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुज जैसा आकार है मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? क्लियर ये दोनों चीज। नेक्स्ट, पश्चिम में प्रशांत महासागर से वह पूरब में अटलांटिक महासागर, उत्तर में कैरेबियन द्वीप समूह, उत्तर में कौन से हैं? कैरेबियन द्वीप। वह दक्षिण भाग में, इसके दक्षिण भाग में याद रखना है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। दक्षिणी अमेरिका की मैं बात करूं आपके सामने दोस्तों, तो दक्षिणी अमेरिका, मैं आपको मानचित्र सब बना के बढ़िया कराएंगे। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका आकार त्रिभुज जैसा है। इसके पश्चिम भाग में प्रशांत महासागर, जबकि पूर्वी भाग में अटलांटिक या इसी का दूसरा नाम है अंध महासागर है। इसके उत्तर में कैरेबियन द्वीप समूह है, जबकि दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मेरे मित्रों, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आराम से नोट्स बनाते जाओ, समझ में है ना। अब इसके मानचित्र की अपन चर्चा करें तो देखो, दक्षिणी अमेरिका कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। ये साउथ अमेरिका है आपका, दक्षिणी अमेरिका। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये कैरेबियन द्वीप समूह है। ये आपके कैरेबियन द्वीप समूह। इधर की बात करें अपन मेरे मित्रों, यहां पे प्रशांत महासागर। अगर आप संसार के मानचित्र में देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और मैं इधर की बात करूं तो यहां पे आपका है अटलांटिक महासागर। और यहां पे अगर मैं साउथ की बात करूं आपके सामने मेरे मित्रों, तो यहां पे दिखेगा आपको, यहां पे ये जो बता रहा हूं, ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। यदि आपके पास में एटलस है तो ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यदि आपके पास में एटलस है, राम राम सबको राम राम। अगर आपके पास में एटलस है तो एटलस में ये सब कुछ आपको दिख जाएगा मेरे मित्रों, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। एटलस अगर आपके पास में है तो सब कुछ आपको दिखने वाला है। क्लियर है? अब कुछ अपन मोटे मोटे इसके देश देखने का प्रयास करेंगे, कौन कौन से देश इसमें हैं। तो मैं छोटे छोटे आपको बनाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आए। यहाँ पे ये 3 पार्ट है, यहाँ पे ये 3 पार्ट हैं इसके, आप मानचित्र में बना सकते हो। 3 पार्टों को अपन ये डिवाइड कर दिया, ये छोटे छोटे 3 पार्ट हैं, ठीक है। 3 पार्टों में
ये वाला आपका एक एक देश का नाम अपन देखेंगे। तो यहां पे ये है आपके गयाना। इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये वाला पार्ट होगा आपका सूरीनाम, और इस वाले पार्ट की बात करूं तो फ्रेंच गियाना। ये तीन मैंने आपके सामने बनाए हैं, आपको दिखा होगा। इस वाले पार्ट की अपन बात करें, वेनेजुएला। वेनेजुएला आप देखो आपके एटलस में दिख जाएगा, वेनेजुएला है। इसके पास में नीचे की अपन बात करें, इसके जस्ट नीचे अब ये छोटे छोटे यहाँ पे ये पार्ट बनाएंगे। ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको बोलेंगे कोलंबिया। कोलंबिया, ये छोटे छोटे पार्ट है, इसको कोलंबिया बोलेंगे मेरे लाडलो। इक्वाडोर, इक्वाडोर है। पेरू है, और ये आपका चिली है। ये आपका चिली है। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये पार्ट आपको? क्लियर। अब देखो यहां अगर मैं बात करूं तो ये है बोल्विया। बोल्विया दिखाई दे रहा है ना आपको? अरे दिखाई दे रहा है ना? मनीष इतने कमेंट मत कर, एक ही मैं आंसर दे दूंगा। देखते ही कमेंट देखते ही एक ही मैं आंसर दे दूंगा। राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास लेंगे। मेरी 2-4 दिन से तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास नहीं ले पाया था। बहुत भयंकर जुकाम हो गया था, ठीक है। तो मैं आपकी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास लेंगे, फिजिकल डिवीजन का है वो। आप 1-2 दिन में मैं उसको शुरू कर दूंगा। डोंट वेरी, उसके लिए आप चिंतित होने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं ले पाया था। ज़्यादा क्लासेस शाम को होती थी वो क्लास, इसलिए लास्ट क्लास थी तो बस की नहीं रहती थी इतनी। समझ में आ गया होगा? अब इतने कमेंट मत करो, सेशन को शेयर कर दो जिससे औरों का भी फायदा हो। तो ये आपका क्या है? बोल्विया है मेरे मित्रों, आपको ध्यान रखना है। ये पार्ट किसका है? बोल्विया का। अर्जेंटीना, ये पूरा वाला पार्ट जो मैंने बनाया है अर्जेंटीना का है। प्रागवे, छोटे छोटे देश हैं, इनको देखने का प्रयास करें। और एक पार्ट, एक मिनट, उरुग्वे, पराग्वे, और ये शेष जो आपका बच गया इसको मैं लिखता हूं अलग कलर से, और ये है आपका कलर ले लेते हैं इसमें, ये ब्राजील। अब ये क्या बच गया? पूरा ब्राजील। ये कुछ दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र मैंने बना दिया है। समझ में आया भाई? ये दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र मैंने बना दिया है, आराम से देख लो। फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। ये कुछ मेजर देशों के नाम मैंने इसमें मेंशन किए हैं। मेजर देशों के नाम मैंने मेंशन किए हैं। दिख रहा है ना साफ कुछ? आप आराम से मेरे साथ में नोट्स बना सकते हैं। मेरे साथ में मेरे मित्रों आप नोट्स बना सकते हैं। आराम से नोट्स बनाओ इसकी, ठीक है। आराम से नोट्स बना सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को दिखने में दिक्कत हो
तो देखो ये है फ्रेंच गियाना, ये वाला जो है आपका, ये वाला है सूरीनाम, ये वाला आपका है, ये है गियाना, ये पूरा पार्ट जो है ये है ब्राज़ील, ये है आपका पराग्वे, ये है आपका उरुग्वे, ये है आपका अर्जेंटीना, ये वाला पार्ट आपका चिली, ये वाला पार्ट पेरू, ये वाला इक्वाडोर, ये वाला कोलंबिया और ये वाला वेनेजुएला। बोलो ओके, क्लियर है? यस या नो बताते जाओ साथ की साथ में। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या? चले आगे। अरे ले लिया क्या? नेक्स्ट बात करेंगे देश, मेजर देश और राजधानी। अब ये भी आपसे पूछ ले, देश और राजधानी, मेजर देश और राजधानी। तो मित्रों याद रखना, पेरू, पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। अर्जेंटीना राजधानी है ब्यूनस आयर्स। राजधानी क्या है इसकी? ब्यूनस आयर्स। याद रखना है, पेरू है, अर्जेंटीना है, चिली, चिली राजधानी है सेंट डियागो, सेंट डियागो। ब्राजील, ब्राजील राजधानी है ब्राजीलिया। पहले इसकी राजधानी रियो डी जेनेरो थी, पूर्व राजधानी, पूर्व राजधानी रियो डी जेनेरो, पूर्व राजधानी रियो डी जेनेरो थी। याद रखना है। वेनेजुएला, वेनेजुएला राजधानी है कराकस, कराकस राजधानी क्या है? कराकस। वेनेजुएला इसकी राजधानी है कराकस। कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा। पेरू राजधानी है इसकी लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। दूसरा आपके सामने है अर्जेंटीना, राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तीसरा आपके सामने है मेरे मित्रों चिली, राजधानी है सेंट डियागो। ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, पूर्व राजधानी रियो डी जेनेरो। वेनेजुएला राजधानी कराकस। कोलंबिया राजधानी बगोटा। क्लियर? नेक्स्ट अब मैं बात करूं आपके सामने मेरे दिल के टुकड़ों, नेक्स्ट की बात करें राजधानियों में, तो देखो बोल्विया, बोल्विया राजधानी है लापाज। बोल्विया की राजधानी कौन सी है मेरे मित्रों? लापाज। ये ध्यान रखना है। इक्वाडोर, क्योटा, इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है? क्योटा। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको और फालतू राजधानी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां पे विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर, विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित राजधानी, स्थित
राजधानी, विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? ला पाज। कौन सी है? ला पाज। ध्यान रखना, बोलिविया की राजधानी ला पाज विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ठीक है ना बच्चों, ला पाज जो है ये विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्योटो। अब बात करेंगे यहाँ की, सबसे पहले अपन नहर देखते हैं, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में पनामा नहर। पनामा नहर, दक्षिणी अमेरिका में पनामा नहर। आपको सारा कुछ समझ में आएगा। पनामा नहर के सारे इंपॉर्टेंट्स जो बिंदु हैं इनको अपन एक एक चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। तो देखो, पनामा नहर का निर्माण 1914 में, ठीक है, कौन सी पहाड़ियों को काटकर बनाई गई थी? कौन सी पहाड़ियों को काटकर बनाई गई? काटकर निर्माण। तो आपका जवाब होना चाहिए कुलबेरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियों को काटकर बनाई गई? कुलबेरा की पहाड़ी। कुलबेरी पहाड़ी या कुलबेरा की पहाड़ी। कुलबेरा पहाड़ी, यह आपको ध्यान रखना है। जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती किसको है? तो याद रखना है प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से पृथक किसको करती है? पृथक करती है। पनामा नहर पृथक किसको करती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से। निर्माण का श्रेय किसको जाता है? पनामा नहर के निर्माण का श्रेय, पनामा नहर के निर्माण का श्रेय या इसकी खोज करने वाला था हम्बोल्ट। पनामा नहर की खोज किसने की थी? हम्बोल्ट ने। पनामा नहर की खोज आपसे पूछेगी पनामा नहर की खोज किसने की है, तो मेरे मित्रों आपका याद रखना है हम्बोल्ट ने। पनामा नहर के ऊपर बंदरगाह, उत्तर में, उत्तर दिशा में, पनामा नहर के उत्तर दिशा में जो बंदरगाह है उसका नाम है पनामा, और पनामा नहर के दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोलान। कोलान। तो पहले तो ये चीज सारी ध्यान रखना है आपको। अरे भाई इतने कमेंट मत कर नमन भाई, राम राम, सब बढ़िया हैं, आपकी दुआएं हैं, आपकी कृपा है। नमन मेरे भाई, आपकी कृपा है, आपकी दुआ है, आपका कोटि कोटि आशीर्वाद है, कोटि कोटि आशीर्वाद, कोटि कोटि दुआ है आपकी मेरे बच्चे। लेकिन इतने मत कर कमेंट, बस एक में ही पूछ लिया ना यार। सेशन को शेयर करो, मज़ा नहीं आता है आपको। देखो एक एक चीज़ पिक पॉइंट करके बताएंगे। पनामा नहर की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था मेरे मित्रों 1914 में, 1914 में, और ये कुलबेरा की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई थी। कुलबेरा की पहाड़ियों को काटकर इसका निर्माण किया गया था मेरे मित्रों। कुलबेरा की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई थी। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जबकि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। इसके निर्माण या खोज का श्रेय हम्बोल्ट को जाता है। इस नहर के उत्तर में पनामा बंदरगाह है, जबकि इसके दक्षिण में कोलान बंदरगाह है। आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है। राम राम सबको, समझ में है ना। अब ये पूछ ले कि इसके उत्तर में बंदरगाह कौन सा है, इसके दक्षिण में बंदरगाह कौन सा है, यह आपसे पूछा जा सकता है मेरे मित्रों। क्लियर है क्या?
क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलूं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहा हूं मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। चलूं? तो उत्तर में पनामा और दक्षिण में कोलान बंदरगाह इसमें है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, झील कौन कौन सी है? यहां पे झील कौन कौन सी है? पनामा नहर में झील, तो याद रखना है गाटून और माडून। माडून, माडून नामक यहां पे क्या है? झील। लोक पद्धति, जहाजों को प्रवेश कराने के लिए यहां पे लोक पद्धति प्रचलित है। लोक पद्धति, तो यहां पे याद रखना है 3 लोक लगाए जाते हैं, लगाए या निर्मित हैं। 3 लोक निर्मित हैं, यहां पे निर्मित हैं। यहां पे 3 लोक हैं मेरे मित्रों। इन जहाजों को प्रवेश कराने के लिए यहाँ पे 3 लोक पद्धति प्रचलित है। 3 लोक लगाए जाते हैं जहाज को प्रवेश कराने के लिए, पानी के जहाज को प्रवेश कराने के लिए। समझ में है ना? ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे देखो, नाम है मीरा फ्लोयर्स, लोकों के नाम है मीरा फ्लोयर्स। दूसरा है चग्रेस और तीसरा है पेड्रो। ये 3 लोक हैं, मीरा फ्लोयर्स, चग्रेस और पेड्रो। ये 3 लोक लगाकर जहाज को क्या करते हैं? पार करवाते हैं, प्रवेश कराते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नहर में 3 लोक पद्धति प्रचलित है? तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे मित्रों, जवाब होना चाहिए कि पनामा नहर में, ठीक है। और लाभ, इससे सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? लाभ हो रहा है नॉर्थ अमेरिका को। सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? नॉर्थ अमेरिका को। अधिकार, पनामा नहर पर अधिकार किसका है? पनामा नहर पर अधिकार, तो याद रखना वर्ष 2000 से, वर्ष 2000 से पनामा का अधिकार हो चुका है। पनामा का अधिकार, पनामा का अधिकार, पनामा का अधिकार वर्ष 2000 से इस पनामा नहर पर पनामा का अधिकार हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या मित्रों? क्लियर है? चलो आगे। तो ये सारी चीजें याद रखना है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट, इसी क्रम में मैं बात करूं तो मेरे मित्रों, अब देखो, ये जैसे पनामा नहर है ना, ये पनामा नहर का एक छोटा सा, इस प्रकार से ये पनामा नहर आ रही है, इस प्रकार से ये पनामा नहर है, इस प्रकार से ये पनामा नहर है। ये लो, ये मैंने बना दी है। आप एटलस देखोगे तो आपको इस प्रकार से ये पनामा नहर मिलेगी, ठीक है। ये पनामा नहर है, ये पानी है। अगर आप एटलस में देखोगे और एटलस में एक एक को सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे आपको मिलेगा गाटून। यहां पे जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना, वो मिलेगा गाटून। यहां पे आपको मिलेगा गाटून डैम, गाटून बांध, गाटून बांध। यहां पे आपको गाटून बांध मिलेगा मेरे मित्रों, ठीक है। यहां पे देखोगे तो आपको मिलेगा पेड्रो। यहां पे आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा पेड्रो। आप एटलस में सर्च करोगे ना
तो ये आपको मिल जाएगा। पेड्रो के जस्ट नीचे जाओगे तो यहां पे आपको मिलेगा मीरा फ्लोयर्स, मीरा फ्लोयर्स। आप अगर एटलस में देखोगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा, मीरा फ्लोयर्स, यहां पे मिलेगा आपको मीरा फ्लोयर्स। तो ये मेजर चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेजर चीज मैंने, जैसे गाटून है, गाटून डैम है, पेड्रो है, मीरा फ्लोयर्स है। अगर आप एटलस में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये आप एटलस में सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा मेरे मित्रों। एटलस देखो, आपके पास में एटलस होगी, एटलस में देख लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से उतार लो। मैं तो बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं। तो गाटून है, गाटून बांध है, पेड्रो है, मीरा फ्लोयर्स है, ठीक है। नॉर्थ में बात करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा पनामा, और यहां पे मिलेगा आपको, देख लेना, कोलान। उत्तर में इसके जो बंदरगाह है उसका नाम है पनामा, और दक्षिण में जो बंदरगाह है, उस दक्षिण में बंदरगाह है उसका नाम है कोलान। उत्तर में एक मिनट देखता हूं मैं, एक मिनट रुकना। उत्तर दिशा में इसके मित्रों, उत्तर दिशा में जो बंदरगाह है, उत्तर दिशा में जो बंदरगाह है वो कोलान है। ये यहां से मैंने उल्टा लिख दिया इसमें। उत्तर दिशा में जो बंदरगाह है वो है कोलान, और दक्षिण में जो है पनामा। ये थोड़ा उल्टा लिख लिया, इसको सही कर लेना भाई, इसको सही कर लेना। उत्तर दिशा में बंदरगाह कोलान है, ये उल्टा कर दिया था, और दक्षिण दिशा में इसके बंदरगाह है पनामा। पनामा नहर के उत्तर दिशा में कोलान है, जबकि दक्षिण दिशा में पनामा है। इसको थोड़ा सही कर लेना। और इस चित्र में भी उत्तर में इसमें कोलान है, ये तो क्या मानचित्र बनाया तब पकड़ में आया, कोलान है, और दक्षिण में जो बंदरगाह है उसका नाम है पनामा। उत्तर में जो बंदरगाह है उसका नाम कोलान है और दक्षिण में पनामा। अब यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे उनकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे। जो अभी मैंने बताए हैं उससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गाटून झील निम्न में से कहां स्थित है, कहां स्थित है। गाटून झील निम्न में से कहां स्थित है। ए, पनामा नहर में, बी, स्वेज नहर में, स्वेज नहर में, सी, सू नहर में, सू नहर में, और डी, कील नहर में, कील नहर में। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पनामा नहर के उत्तर दिशा में निम्न में से कौन सा बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है। ऑप्शन ए कोलान, ऑप्शन बी मदान, ऑप्शन सी पनामा, ऑप्शन डी चांदमारी। चांदमारी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है इनका आंसर क्या होगा। इसका आंसर पनामा और इसका आंसर होगा कोलान। इसका आंसर क्या होगा, कोलान। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। चले आगे। नेक्स्ट, अब बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की नदियां।
एक एक बिंदु को लेंगे। दक्षिणी अमेरिका की नदियां, दक्षिणी अमेरिका की नदियां, दक्षिणी अमेरिका की नदियां। सबसे पहले बात कर रहे हैं अमेजन नदी, अमेजन नदी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अमेजन नदी की, अमेजन नदी की बात करूं तो आपसे पूछे इस नदी का उद्गम, उद्गम बताना है। टीटीकाका झील एंडीज पर्वत से, एंडीज पर्वत से। बहाव, ये नदी किस दिशा में बहती है? बहाव की दिशा, बहाव की दिशा। तो बहाव की दिशा बतानी है आपको पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये नदी मुहाना किस में बनाती है? मुहाना या गिरना, मुहाना या गिरना अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। और इसकी सहायक नदियां, सहायक नदी, इसकी सहायक नदियां हैं मडीरा, तपाजोस, जापुरा, मडीरा, तपाजोस, जापुरा और अलग कलर ले लूँ, थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मडीरा है, तपाजोस है, जापुरा है, ये सारी क्या है? ये अमेजन नदी की सहायक नदियां हैं। परीक्षा में कई बार पूछ लेता है, समझ में है ना? मडीरा है, जापुरा है, तपाजोस है, पुरुष और निग्रो, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां हैं, अमेजन नदी की सहायक नदियां हैं। मडीरा है, तपाजोस है, जापुरा है, पुरुष है, निग्रो है। विशेषता, विशेषता विश्व की अफवाह की दृष्टि से, अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी, सबसे लंबी नदी, विश्व की अफवाह की दृष्टि से अमेजन विश्व की सबसे लंबी नदी है। समझ में है ना? राकेश सगरेश बताया ना, बताया था ना आपको। तो ये ध्यान रखना है आपको मेरे लाडलों। अमेजन नदी की बात करें तो टीटीकाका झील एंडीज पर्वत से ये निकलती है। बहाव की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। मुहाना अटलांटिक महासागर में। सहायक नदियां मडीरा, तपाजोस, जापुरा, पुरुष और निग्रो है। विशेषताओं की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? ठीक है, अगले की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, अगर मेरे मित्रों मैं इसी की बात करूं आगे आपके सामने, तो देखो इस नदी की बात करें, अमेजन नदी की बात करें, अमेजन नदी, अमेजन नदी यानी कि इसके डेल्टे को, इसके डेल्टा, इसका डेल्टा मोकापा, मोकापा कहलाता है।
मोकापा कहलाता है। यानी कि अमेजन नदी के डेल्टे को हम किस नाम से जानते हैं? मोकापा के नाम से जानते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और घास के मैदान, घास के मैदान, अमेजन नदी के आसपास जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों को मित्रों आपको याद रखना है। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, अमेजन नदी के उत्तर दिशा में, अमेजन नदी के दक्षिण दिशा में, अमेजन नदी के दक्षिण दिशा में, तो उत्तर दिशा में जो घास के मैदान हैं उनको बोलते हैं लानोज, और दक्षिण दिशा में जो घास के मैदान हैं उनको बोलते हैं कंपाज। लानोज घास के मैदान जो है मेरे मित्रों वो है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, और कंपाज जो घास के मैदान है वो है ब्राजील में। कहाँ पे है? ब्राजील में। ये ध्यान रखना है। और ये घास के मैदान कैसे हैं? ये घास के मैदान हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास मैदान। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लानोज घास के मैदान कौन से देश में है? लानोज घास के मैदान कौन से देश में है? तो जवाब होना चाहिए वेनेजुएला में। कंपाज घास के मैदान कौन से देश में है? ब्राजील में। कंपाज घास के मैदान कौन से देश में है? ब्राजील में। अब ये भी पूछ ले लानोज घास के मैदान कैसे हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कंपाज घास के मैदान कैसे हैं? ये भी ट्रॉपिकल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अमेजन नदी के आसपास की अगर मैं बात करूं वनस्पति की, मैं मानचित्र बनाऊंगा, डोंट वेरी। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे सदाहरित वनस्पति उगती है, सदाहरित वनस्पति। अमेजन नदी के आसपास जो वनस्पति होती है उसे कौन सी वनस्पति बोलते हैं? सदाहरित वनस्पति पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। अब देखो अमेजन नदी के आसपास जो सदाहरित वनस्पति पाई जाती है इसकी भी बात अपन करेंगे, ठीक है। अमेजन नदी है, इसकी आसपास जो वनस्पति पाई जाती है उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। इसकी बात करेंगे मेरे मित्रों कि भाई कितना यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। क्लियर है क्या? तो देखो चले आगे। चलें क्या? अब वनस्पति की मैं बात करूं आपके सामने तो अमेजन की वनस्पति, अमेजन की वनस्पति, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, उनको अपन देखते हैं। वनस्पति यहाँ पे कैसी है? सदाहरित। बच्चों कैसी वनस्पति है? एवरग्रीन, सदाहरित, ठीक है। सदाहरित को यहाँ सैलवा कहते हैं। सदाहरित वनस्पति को यहाँ पे क्या कहते हैं? सैलवा कहते हैं। सदाहरित वनस्पति को यहाँ पे क्या कहा जाता है? सैलवा कहा जाता है, ध्यान रखना है। और सैलवा से विश्व की, यानी कि विश्व की कुल ऑक्सीजन का 20% भाग यहीं से क्या होता है? प्राप्त होता है, यहीं से प्राप्त होता है। विश्व की कुल ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत भाग? 20% भाग यहीं से प्राप्त होता है। और सैलवा को इसीलिए पृथ्वी का फेफड़ा, विश्व का फेफड़ा कहते हैं। विश्व का क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। देखो अमेजन नदी के आसपास जो वनस्पति उगती है सदाहरित, उस सदाहरित वनस्पति को मेरे मित्रों
आपको ध्यान रखना है, सैलवा के नाम से जानते हैं। सदाहरित वनस्पति को किस नाम से जानते हैं? सैलवा के नाम से। और मित्रों आपको याद रखना है, विश्व में जितनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसमें से 20% अकेली या सैलवा से प्राप्त होती है। इसीलिए सैलवा को पृथ्वी का फेफड़ा या विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा या विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का फेफड़ा या विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। इसे विश्व का फेफड़ा या पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैं आगे की बात आगे चलते हैं अपन। अमेजन में अमेजन नदी, अब यहां आसपास अमेजन नदी के आसपास कृषि, तो याद रखना है अमेजन नदी के आसपास स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे स्थानांतरित कृषि की जाती है जिसे, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ सकता है और पूछा भी जा सकता है कि अमेजन नदी है ना, अमेजन नदी, उसके आसपास जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है, उसे यूकास कहते हैं। उस कृषि को क्या कहते हैं? यूकास। याद रखना है, अमेजन नदी के आसपास जो खेती होती है उसे यूकास कहते हैं। और याद रखना है, यहाँ रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष या बागान प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखना है। अमेजन नदी के आसपास जो कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि, उस स्थानांतरित कृषि को यहाँ पे यूकास कहते हैं। और रबड़ के वृक्ष या बागान पाए जाते हैं। और एक चीज और याद रखना, विश्व में प्रथम बार रबड़ की खोज यहीं हुई थी। विश्व में पहली बार रबड़ की खोज कहाँ पे हुई थी? विश्व में पहली बार रबड़ की खोज यहीं हुई थी, अमेजन नदी बेसिन में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? क्लियर? नोट्स बना सकते हो आराम से, स्मार्ट तरीके से नोट्स बना सकते हो, बढ़िया पीएचडी करा देंगे। विश्व में प्रथम बार रबड़ की खोज यहीं हुई थी। चलो आगे, नेक्स्ट, अमेजन नदी की विशेषता और इसकी क्या क्या विशेषता है? अमेजन नदी की विशेषता, पहला, विश्व की अफवाह की दृष्टि से, विश्व की अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। दूसरा, विश्व की लंबाई की दृष्टि से दूसरी लंबी नदी। इसकी लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर लंबी है ये नदी? 6500 किलोमीटर। याद रखना है, 6500 किलोमीटर। क्लियर है? क्लियर? दूसरी देखो, अगली विशेषता देखो, जल क्षमता
या वॉल्यूम आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से, जल क्षमता या वॉल्यूम आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी, सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी जल क्षमता या आयतन की दृष्टि से ये विश्व की सबसे लंबी है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? और ध्यान रखना 1600 किलोमीटर इस नदी का, इस नदी का, इस नदी का आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग क्या है? नौकागम्य है, नौकागम्य है, नौकागम्य है। समझ में है ना? 1600 किलोमीटर इस नदी का आंतरिक भाग कैसा है? नौकागम्य है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? दूसरी देख लेना इसकी खास विशेषता, दाएं भाग से, दाएं भाग से मिलने वाली सबसे लंबी, सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी, दाएं भाग से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी इसकी जो है वो कौन सी है? पुरुष, पुरुष है। और दूसरी याद रखना, बाएं भाग से, बाएं भाग से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी वो कौन सी है? जापुरा, जापुरा। वो नदी कौन सी है? जापुरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि बाएं भाग से जो नदी मिलती है, इसमें बाएं भाग से जो नदी मिलती है वो जापुरा है, और दाएं भाग से जो नदी मिलती है वो कौन सी है? इसमें पुरुष है। ये आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है क्या? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दाएं भाग से पुरुष है और बाएं भाग से जापुरा है। जल क्षमता व आयतन की दृष्टि से ये विशेषता देख लेना इसकी, जल क्षमता व वॉल्यूम की दृष्टि से ये विश्व की सबसे लंबी है। 1600 किलोमीटर इसका आंतरिक भाग जो है नौकागम्य है। दाएं भाग से मिलने वाली इसकी सबसे लंबी नदी पुरुष है, बाएं भाग से मिलने वाली सबसे लंबी नदी जापुरा है। अरे भाई, लंबाई चौड़ाई ये सवाल परीक्षा में तुमसे नहीं पूछेगा कि अमेजन नदी की लंबाई कितनी है। ये सैटेलाइट से ज्ञात होती है। कोई फीता लेके नापता है क्या? कहीं आपको 6500 मिलेगी, कहीं 6600 मिलेगी, कहीं 6300 मिलेगी। तो परीक्षा में ये लंबाई वाला प्रश्न नहीं आता। एग्जामिनर के पास में पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आया? तो वो चीज़ें आपसे पूछता है, ये चीज़ें नहीं पूछता है। आप उन प्रश्नों को याद नहीं करते हो जो परीक्षा में आते हैं। आप उन प्रश्नों को याद करते हो जो परीक्षा में कभी नहीं आते हैं। समझ में आया भाई? तो इसीलिए आप है ना असफलताओं का आपको द्वार खटखटाना पड़ता है। सफलता का द्वार खटखटाने के लिए उन चीज़ों को पढ़ो जो हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है बच्चों? तो इन चीज़ों को देखो, ये चीज़ें हैं पूछने के लिए कि जल क्षमता आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी कौन सी है, दाएं भाग से मिलने वाली इसकी सबसे लंबी कौन सी है, बाएं भाग से मिलने वाली इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये चीज़ें देखो आप, बिल्कुल नोट्स बनाओ शानदार तरीके से। ये आपकी एक एक चीज़ है ना, मैंने बिल्कुल पिक पॉइंट करके है ना, पिक पॉइंट करके आपको चीज़ें बताई है। सारा बिल्कुल क्रीम क्रीम। आपको ये अनअकैडमी के प्लस में आपको इतनी डिटेल मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे फ्री में डिटेल करा रहा हूँ, इतना बढ़िया। YouTube में आप देख लेना, कहीं आप कहीं भी पढ़ते होंगे, आप देख लेना, कंटेंट आपको बेस्ट मिल रहा है। ठीक है बच्चों? तो इसको सेशन को शेयर भी किया करो साथ के साथ में। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ आपके सामने इसके कुछ चीज़ों की। तो जैसे
ये आपके मैंने एक लेक बना दी है। ये एंडीज पर्वतमाला के ऊपर एक टीटीकाका लेक है। ये एंडीज पर्वतमाला के ऊपर एक टीटीकाका लेक है मेरे मित्रों, और इसी लेक से ये नदी इस प्रकार से निकलती है और इस प्रकार से ये नदी जा रही है। टीटीकाका लेक से निकलकर ये नदी जा रही है। ये नदी जा रही है और इस नदी की जो डायरेक्शन है वो ये है। इस नदी की जो डायरेक्शन है ना वो इस दिशा में है। ये बह रही है, इस प्रकार से जा रही है ये नदी, इस प्रकार से जा रही है और ये मुहाना बना रही है। ये मुहाना, इसको बोलेंगे मोकापा। मोकापा, इस नदी के डेल्टा को क्या बोलेंगे? मोकापा। और ये गिरती कहाँ पे है? ये जाकर गिरती है मेरे मित्रों अटलांटिक महासागर में। अब देखो मेरा बायां भाग कौन सा है, तो ये मेरा हाथ है, ये बायां है, और ये मेरा कौन सा है? दायां है। समझ में है ना? आप अपने हाथ को चेक कर सकते हो कि बायां कौन सा है और दायां कौन सा है। तो बायां की अगर मैं बात करूं, ये मेरा बायां है, तो बाएं से जो मिलती है इसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है, बाएं से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी जापुरा, और दाएं से मिलने वाली इसमें सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? आपकी पुरुष। ये आपको ध्यान रखना है। बाएं भाग से इसमें जो सबसे लंबी नदी मिलती है, बाएं भाग से जो मिलती है वो जापुरा है, और दाएं भाग से जो मिलती है वो इसकी कौन सी है? सहायक नदी जापुरा है। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो सहायक नदियां हैं वो जैसे मडीरा है, तपाजोस है, निग्रो है, ये इसकी ये सहायक नदियां हैं। ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इस नदी के उत्तरी भाग में वेनेजुएला में, इस नदी के उत्तरी भाग में वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान मिलेंगे? लानोज। लानोज घास के मैदान है। और इस नदी के दक्षिणी भाग में ब्राज़ील में जो घास के मैदान मिलते हैं, वो जो घास के मैदान मिलते हैं उन घास के मैदानों को कंपाज कहते हैं। उन घास के मैदानों को क्या कहते हैं? यहाँ पे कंपाज। और इस नदी के, इस नदी बेसिन के यहाँ पे जो वनस्पति उगती है, इस नदी बेसिन में जो वनस्पति उगती है, जैसे ये वनस्पति बना दी मैंने, इस नदी के आसपास जो वनस्पति उगती है ये सदाहरित वनस्पति है। ये सदाहरित वनस्पति जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सैलवा। इस वनस्पति को क्या कहते हैं? सैलवा। सैलवा कैसी है? सदाहरित। सदाहरित वनस्पति है। इससे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। इससे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। सदाहरित से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये सब चीज़ें क्लियर हैं? ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं? बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? दंडना दंडन है ना? उतार लिया क्या? ऑक्सीजन सैलवा से सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन पूरे विश्व की 20% ऑक्सीजन की आपूर्ति अकेला सैलवा करता है। अगर जैसे विश्व में 100% ऑक्सीजन है तो 20% ऑक्सीजन की आपूर्ति अकेला कौन करेगा? सैलवा। डिसलाइक वाले जान के दुश्मन जाना कहाँ से उठ के आते हैं
क्लास में आएंगे और डिसलाइक करके चले जाएंगे। नेक्स्ट नदी की बात करूं आपके सामने मेरे मित्रों, अगली नदी है दक्षिणी अमेरिका की, अगली नदी है ओरोनिका। दक्षिणी अमेरिका की अगली नदी है ओरोनिका नदी। मैं दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र बनाकर आपको सारी नदियां दिखा और दूंगा कि ये नदियां यहां पे है। ओरोनिका नदी, ओरोनिका नदी का उद्गम तो याद रखना है गुआना उच्च भूमि से, उच्च भूमि से, गुआना उच्च भूमि से। ओरोनिका नदी का उद्गम कहां से होता है? गुआना उच्च भूमि से। समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपको याद रखना है सहायक नदी, सहायक नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? कैरो। इसकी सहायक नदी कौन सी है? कैरो। और याद रखना है कैरो नदी पर ही, कैरो नदी पर ही, नदी पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है। एंजिल जलप्रपात स्थित है। और जो एंजिल जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो याद रखना वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में। कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में। समझ में आया ना? वेनेजुएला में। तो याद रखना है ओरोनिका नदी का उद्गम गुआना उच्च भूमि से है। इसकी सहायक नदी है कैरो। इसकी सहायक नदी कौन सी है? कैरो। और कैरो नदी पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात बना हुआ है, जो कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? और ये नदी मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना, मुहाना अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिरती है ये भी? अटलांटिक महासागर में। ये नदी भी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। याद रखना है ये नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ओरोनिका नदी की बात करूं तो गुआना उच्च भूमि से इस नदी का उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी है कैरो। ठीक है? और कैरो नदी पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। यह आपको ध्यान रखना है। और एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। ये नदी इस प्रकार से जाती है और इसकी एक सहायक जो नदी है वो इसकी कैरो, इसकी सहायक नदी है। कैरो इसकी सहायक नदी है और यहीं पर ये वाटरफॉल बना हुआ है। यहीं पे ये वाटरफॉल बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे क्या बना हुआ है? वाटरफॉल बना हुआ है। नितेश कुमार गुप्ता, अंशुमान उपवास रखिए, माता रानी आपकी जरूर सुनेगी। अंशुमान क्या हुआ आपके साथ में? अंशुपाल क्या हुआ मेरे भाई? अरे भाई हमारा अंशुपाल कैसे दुखी है आज? अंशुपाल जी कैसे दुखी हो आप? क्लियर है? ओरोनिका नदी सब चीज क्लियर हो गई। मैं लास्ट में दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र बना के सारी नदी बता दूंगा। तो याद रखो ओरोनिका की सहायक नदी कौन सी है? कैरो। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा? यहां से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो ध्यान से समझना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर
स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? ए कैरो, बी बैरो, सी डैरो और डी लैरो। अब बताओ, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो कैरो नदी पर। एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर है मेरे लाडलों? कैरो नदी पर है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे। और इसको शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। और अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए, अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे राजेंद्र शर्मा के नाम से फॉलो करो। और यदि वहाँ पे फ्री क्लास ओपन होने के लिए वो आपसे कोड मांगता है तो मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है। मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10। ये राजेंद्र 10 लगाकर, राजेंद्र 10 रेफरल कोड लगाकर मेरी फ्री स्पेशल क्लास पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास होती है, तो आप अनअकैडमी अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में। ये रेफरल कोड लगाकर मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लास आप देख सकते हैं। समझ में है ना? अच्छी क्लासें होती हैं, बढ़िया पढ़ो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, जुड़ो हमारे साथ में। ठीक है मित्रों, बाय बाय, टेक केयर।